हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक मास्टर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का बेसिक। ये बेसिक डिस्कस करने के बाद हम लोग यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। अगर आपने इसमें कमांड बना ली तो आप आगे के जो टॉपिक्स है उसको आप इजीली गो थ्रू कर सकते हो। तो सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है स्ट्रेस। अगर आपको कोई पूछे कि स्ट्रेस का मतलब क्या होता है तो याद रखना, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। कभी भी स्ट्रेस को ऐसे डिफाइन मत करना कि इट इज लोड पर यूनिट एरिया। इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब रेजिस्टिंग फोर्स का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ये एक मटेरियल है जिसको मैं ऐसा एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं पी पी। जैसे एक बॉडी है, इसको हमने एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, आवेज होकर जा रहा है। मतलब क्या कर रहा हूं मैं, बॉडी को पुल कर रहा हूं, बॉडी को मैं खींच रहा हूं। तो ये जो फोर्स है ना, इसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। अगर मैं बॉडी को ऐसा कंप्रेस करूं, ऐसा फोर्स अप्लाई करूं पी पी, तो इसको बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स, जिससे बॉडी का लेंथ कम होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कंप्रेसिव फोर्स। इसको बोलते हैं पुल करना, इसको हम क्या बोलते हैं? पुल, पी यू डबल एल पुल। इसको बोलते हैं पुश, इसको बोलते हैं पुश। तो टेंसाइल फोर्स का केस मान लेते हम लोग। याला वी हैव कंसिडर्ड द केस ऑफ टेंसाइल फोर्स। मैंने एक बॉडी को खींचा, यहाँ पे मैंने एक सेक्शन मार्क किया, सेक्शन एक्स एक्स। वी हैव मार्क द सेक्शन एक्स एक्स। अब ध्यान से सुनना, ये जो लोड है, ये लोड जा रहा है लेफ्ट में, ये लोड कहां जा रहा? लेफ्ट में जा रहा। अब मैं सेक्शन का लेफ्ट वाला हिस्सा पकड़ रहा हूं, ये वाला हिस्सा इतना। ठीक है, जब ये लोड लेफ्ट जा रहा है तो इसका जो रेजिस्टेंस है, मतलब बॉडी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस डेवलप करेगी ना। तो मान लो वो रेजिस्टेंस कितना डेवलप हुआ? वो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ आर। ठीक है, द रेजिस्टेंस डेवलप इन द बॉडी इज लेट अस से आर। तो स्ट्रेस को हम लोग कैसे डिफाइन किए हैं? स्ट्रेस को बोलते हैं सिग्मा। स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। इसका सिंबल ऐसा है, दिस इज सिग्मा। तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रेजिस्टिंग फोर्स। ये क्या होता है? एक तरह का रेजिस्टिंग फोर्स होता है, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब उस सेक्शन पे जो उसकी क्रॉस सेक्शन की एरिया है उससे डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा स्ट्रेस, विल गेट द स्ट्रेस। तो रिमेंबर, स्ट्रेस इज रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रेजिस्टिंग फोर्स को हम लोग आर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अपॉन एरिया ए है। पर मैथमेटिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आर और पी की वैल्यू सेम पकड़ते हैं, तो इट इज ऑल्सो पी बाय ए। तो स्ट्रेस इज नथिंग बट पी बाय ए और आर बाय ए। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त मैं यहाँ पे पी का फोर्स यूज करूंगा, मतलब जो भी मेरे को लोड दिया रहेगा वो मैं यूज करूंगा। बट जब मैं डिफाइन करूंगा तो मैं बोलूंगा रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखते हैं इसका यूनिट। इसका यूनिट क्या बनता है? आपको पता है फोर्स को गिनते हैं न्यूटन में, फोर्स को गिनते हैं न्यूटन में। उसके बाद एरिया को गिनते हैं एमएम स्क्वायर में, एरिया को हम लोग गिनते हैं एमएम स्क्वायर में। तो इसका यूनिट बनता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या फिर इसको दूसरे इसमें बोलते हैं मेगा पास्कल। क्या बोलते हैं इसको? मेगा पास्कल। तो स्ट्रेस का यूनिट बनता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसका नेचर क्या हो सकता है? स्ट्रेस का नेचर क्या हो सकता है? स्ट्रेस का नेचर हो सकता है टेंसाइल स्ट्रेस, इट मे बी टेंसाइल स्ट्रेस, और इट मे बी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, इट मे बी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। So remember that stress can be tensile, मतलब खींचने वाला स्ट्रेस है, या फिर अगर मैं लोड कंप्रेस कर रहा हूं, सिस्टम को कंप्रेस कर रहा हूं, तो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ पे आपको स्ट्रेस की डेफिनेशन क्लियर है, that stress is resistive force per unit cross sectional area। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट है स्ट्रेन का। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं
इसको बोलते हैं स्मॉल ई या फिर इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन। ये होता है चेंज इन डायमेंशन, इट इज द रेशियो इन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। क्या होता है नीचे में? ओरिजिनल डायमेंशन। सो स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब जब मैं किसी बॉडी को से खींच रहा हूं तो उसका डायमेंशन कितना चेंज हो रहा है, अपॉन में उसका ओरिजिनल डायमेंशन क्या है, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं स्ट्रेन। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट बिकॉज डायमेंशन अपॉन डायमेंशन उसका यूनिट कट जाएगा, तो स्ट्रेन हैज नो यूनिट। अब पढ़ेंगे कि स्ट्रेन के टाइप्स कितने होते हैं। स्ट्रेन के टाइप्स कितने होते हैं, तो याद रखना स्ट्रेन के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है लीनियर स्ट्रेन, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल। अब यहां से बेसिक को थोड़ा पकड़ना स्टार्ट करो। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है अलोंग द लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है? अलोंग द लेंथ। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। जैसे यहाँ पे स्ट्रेन क्या था? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो लीनियर स्ट्रेन क्या होगा? इसको बोलता हूं मैं ई लीनियर। ई लीनियर ये होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अपॉन में क्या है? ओरिजिनल लेंथ, मतलब डेल्टा एल बाय एल। तो स्मॉल ई क्या होगा? डेल्टा एल बाय एल हो जाएगा लीनियर वाला। लीनियर बोलो लॉन्गिट्यूडनल बोलो, बात एक ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है लैटरल स्ट्रेन। नेक्स्ट टर्म क्या है? लैटरल स्ट्रेन। अब लैटरल में अगर मैं बात करूं तो लैटरल में लेंथ नहीं पकड़ेंगे, वी डू नॉट कंसीडर लैटरल लेंथ इन केस ऑफ लैटरल स्ट्रेन। ये होता है रेशियो ऑफ चेंज इन लैटरल डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल लैटरल डायमेंशन। अब आपको मन में एक डाउट आएगा कि सर लैटरल का मतलब क्या होता है, तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लैटरल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का साइज क्या होता है? ये होता है बी और ये होता है डी। ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन। ये क्या हो गया? इसका क्रॉस सेक्शन हो गया। अगर मैं इसका लेंथ पकड़ूं तो ये इसकी लंबाई है, रेक्टेंगल की लंबाई है एल है। तो जो तुमको फ्रंट में दिख रहा है ना, ये जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन दिख रहा है इसका विड्थ और डेप्थ, बी को बोलते हैं विड्थ, डी को बोलते हैं डेप्थ और एल को बोलते हैं लेंथ। तो लैटरल में कभी भी लेंथ को नहीं पकड़ते, विड्थ और डेप्थ को पकड़ते हैं। तो अगर मैं लैटरल स्ट्रेन को डिफाइन करूं रेक्टेंगल के लिए तो ये होगा चेंज इन, अच्छा एक मिनट, ये विड्थ और डेप्थ को हम बोलते हैं लैटरल डायमेंशन। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? लैटरल डायमेंशन बोलते हैं। तो ई लैटरल क्या होगा? चेंज इन लैटरल डायमेंशन, मतलब विड्थ उसका लैटरल है तो बी अपॉन ओरिजिनल विड्थ कितना है? बी है, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू चेंज इन डेप्थ पर यूनिट ओरिजिनल डेप्थ। तो लैटरल स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या है? चेंज इन लैटरल अपॉन लैटरल डायमेंशन, मतलब चेंज इन विड्थ पर यूनिट ओरिजिनल विड्थ। नेक्स्ट एक केस देख लो, सर्कल वाला। ये सर्कल है। अब सर्कल के पास क्या होता है? उसके पास अपना एक डायमीटर होता है। सर्कल हैज व्हाट? डायमीटर। तो अगर मेरे को सर्कल के केस के लिए लैटरल स्ट्रेन निकालना है तो हम क्या बोलेंगे? चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। तो इन केस ऑफ सर्कल लैटरल डायमेंशन क्या बन गया? ये बन गया उसका लैटरल डायमेंशन। तो इट इज चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर के केस में चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट स्ट्रेन का और स्ट्रेस का। अब देखते हैं हुक्स लॉ क्या होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हुक्स लॉ। मैं स्ट्रिक्टली यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रहा हूं, ना ज्यादा पढ़ाऊंगा ना कम पढ़ाऊंगा, एग्जैक्टली टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, आप घर बैठे बैठे प्रैक्टिस कर सकते हो। तीसरा कंसेप्ट है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का मतलब क्या होता है? हुक्स एक साइंटिस्ट का नाम था। हुक्स ने क्या बोला कि अंडर द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, मतलब एक प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर आपका जो डायरेक्ट स्ट्रेस है ना वो डायरेक्ट स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। क्या बोला उसने? दैट डायरेक्ट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट स्ट्रेन।
तो डायरेक्ट स्ट्रेस होता है सिग्मा। डायरेक्ट स्ट्रेन मतलब वो लीनियर स्ट्रेन की बात कर रहा है, मतलब स्मॉल ई की बात कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट का मतलब है लीनियर, ठीक है। तो अगर हुक्स लॉ में डायरेक्ट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट स्ट्रेन बोला, तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। वो कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। छोटा ई तो आपका स्ट्रेन है, सिग्मा आपका स्ट्रेस है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा कैपिटल ई। तो कैपिटल ई को बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। बट इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की भाषा में बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। वी कॉल इट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो कैपिटल ई क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। सिग्मा को बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा, ये जो सिंबल है ना इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस। छोटा ई का मतलब होता है लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन या फिर डायरेक्ट स्ट्रेन बोलते हैं इसको। तो आप लोग बताओ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा। कैपिटल ई विल बी, इट विल बी सिग्मा बाय स्मॉल ई, इट इज सिग्मा बाय स्मॉल ई, which is direct stress per unit direct strain. So remember modulus of elasticity क्या होता है, ये होता है डायरेक्ट स्ट्रेस पर यूनिट डायरेक्ट स्ट्रेन। कैपिटल ई कहां से आया, ये हुक्स लॉ से आया है। तो आपको वाइवा में पूछ सकता है या इंटरव्यू एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो आप बोलना इट इज डिफाइंड एज डायरेक्ट स्ट्रेस पर यूनिट डायरेक्ट स्ट्रेन। इसका यूनिट क्या बनेगा, देखो स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता है, स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो आ गया इसका यूनिट न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब स्ट्रेस बोलो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलो, दोनों का यूनिट सेम होता है, दे बोथ हैव सेम यूनिट, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम बढ़ेंगे आगे, एक लास्ट टॉपिक देखेंगे आज का। क्वेश्चन क्या बोला इसने, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है, पर इसका जो फॉर्मूला आता है ना, वो फॉर्मूला अपने को न्यूमेरिकल्स में नेक्स्ट वीडियो में यूज करना है। क्या क्वेश्चन है देखो, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन लेंथ ऑफ द बार सब्जेक्टेड टू द एक्सियल लोड। आपको डिराइव करना है चेंज इन लेंथ ऑफ द बार का फॉर्मूला जब जिस सिस्टम में एक्सियल लोड अप्लाइड है। अब सबसे पहली बात तो बार का मतलब क्या होता है और एक्सियल लोड का मतलब क्या होता है, ये दो चीज पहले समझते हैं। देखो मान लो एक मटेरियल है ऐसा, ये उसका एक्सेस है, ये क्या है एक्सेस है, एंड इस पे हमने लोड अप्लाई किया मान लो ऐसा P, और ये भी क्या है P। अब मान लो ये जो लोड है ना, ये उसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये क्या है उसका लाइन ऑफ एक्शन। मतलब जहां से लोड पास होता है ना, वो जो लाइन बनती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। अगर मान लो लाइन ऑफ एक्शन एक्सेस से पास हो रही है, मतलब एक्सेस से कोइंसाइड कर रही है, तो ऐसे लोड को बोलते हैं एक्सियल लोड। क्या बोलते हैं उसको, एक्सियल लोड बोलते हैं। और ऐसा मटेरियल जिसमें एक्सियल लोड ही लगता है उसको हम बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं उसको, बार बोलते हैं। मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें सिर्फ एक्सियल लोड आता है उसको हम बार बोलते हैं। तो आपको चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला प्रूफ करना है बार के केस के लिए, जब उस पर हम लोगों ने क्या किया, एक एक्सियल लोड अप्लाई किया। तो मान लो लेट कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ द बार। L क्या है, लेंथ ऑफ द बार है, ठीक है। P क्या है, एक्सियल लोड है, P क्या है एक्सियल लोड है। A क्या है, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जैसे ही मैं उसको खींचता हूं ना, तो उसका लेंथ बढ़ेगा ना थोड़ा बहुत, उसका लेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, से बाय डेल्टा L। तो डेल्टा L मान लो उसका चेंज इन लेंथ है, ये क्या है चेंज इन लेंथ है। कैपिटल E है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कैपिटल E क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ये सब हमने पैरामीटर्स अज्यूम कर लिए। अब आपको मालूम है, आपको क्या मालूम है कि हुक्स लॉ क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट स्ट्रेन। अंडर हुक्स लॉ वी नो दैट डायरेक्ट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट स्ट्रेन। तो डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट स्ट्रेन।
तो सिग्मा बराबर कैपिटल ई इंटू स्ट्रेन होता है। अब मैंने सिग्मा क्या था, सिग्मा था डायरेक्ट स्ट्रेस। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसका फॉर्मूला बनता है P बाय ए का इक्वल टू कैपिटल ई स्ट्रेन, ये स्ट्रेन है लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, क्योंकि मैं बॉडी को खींच रहा हूं ना, तो बॉडी को जैसे मैं खींचूंगा ना तो उसका लेंथ बढ़ेगा। तो लीनियर स्ट्रेन में ये आएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लीनियर स्ट्रेन विल बी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेस विल बी रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो पी वाई बोलेंगे। यहां से आपको डेल्टा एल निकालना है, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, पी एल को आप, ये एल को आप लेफ्ट में भेजो, पी एल अपॉन ए लिखा है यहां पर, और ई को इसके नीचे भेजो, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या गया, पी एल बाय ए ई, इट इज पी एल बाय ए ई। इसका यूनिट बनेगा या तो मिलीमीटर, या तो सेंटीमीटर, या तो मीटर, क्योंकि लेंथ है ना, लेंथ को हम लोग मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में या फिर मीटर में गिनते हैं। एक नई चीज सीख लो यहां पर, अगर आप एरिया को मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उसको हम नाम देते हैं एक्सियल रिजिडिटी। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी। मतलब आपका जो बार है वो एक्सियली कितना रिजिड है वो कैसे पता पड़ता है, ए और ई के मल्टीप्लीकेशन के बाद ही पता पड़ता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा ए ई रहेगा उतना ज्यादा आपका मटेरियल एक्सियली रिजिड रहेगा, ठीक है। चलिए, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला मैंने क्या प्रूफ किया, पी एल बाय ए ई, इट इज पी एल बाय ए ई। उसके बाद स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या प्रूफ किया, पी बाय ए। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या प्रूफ किया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या प्रूफ किया, पी एल बाय ए ई प्रूफ किया, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले मैंने आज प्रूफ किए हैं, इसको आप प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में इसके मैं न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।